दोस्तों, आपका स्वागत है VS24 में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे हम लोग सरल रेखा पे दर्शा सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग सरल रेखा पे दर्शा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। या तो वास्तविक संख्या को और किस दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी जब परिमेय और अपरिमेय संख्या को एक साथ मिला देंगे वो क्या हो जाएगा हम लोग की वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या या तो धनात्मक हो सकती है या तो ऋणात्मक हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो निगेटिव हो सकती है। जैसे हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि ये सरल रेखा दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम लोग जीरो शुरुआत करते हैं तो इसके हम लोग इस साइड जाएंगे हम लोग तो पॉजिटिव मिलेगा, और इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, नकारात्मक। यानी इधर धनात्मक मिलता है और इधर क्या मिलता है? ऋणात्मक मिलता है। तो यहाँ से अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1 रिप्रेजेंट करते हैं, इधर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 2 रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 3। ये सब के सब क्या है हम लोग की वास्तविक संख्या। इधर देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? -1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -4। और ये संख्या ऐसे जाता रहेगा, इसका ये खत्म नहीं होगी। समझ में आ रहा है? संख्या जाती की जाती रहेगी, ठीक है। तो ये संख्या ऐसे इधर जाती रहेगी, खत्म की खत्म नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बीच में भी हो सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं कितना से 0.5 आ सकता है, यहाँ पे कितना आ सकता है? 1/2 आ सकता है। इसके बीच में इधर आ सकता है कहीं कड़ी में, मान लेते हैं हम लोग 3 आ सकता है। कड़ी में क्या आ सकता है? 3 आ सकता है। अब इसके बीच में हम लोग मान सकते हैं क्या आ सकता है कि कड़ी में 5 आ सकता है। ये सब के सब क्या है हम लोग की वास्तविक संख्याएं। ये सब के सब क्या है हम लोग की वास्तविक संख्याएं। अब बताइए आप लोग कि पाई क्या वास्तविक संख्या है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए उसे, अगर नहीं है तो भी लिखिए। इसका रीजन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंक में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम ये क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो भाज्य हों उनको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं। यानी ऐसी भाज्य संख्याएं जिनको हम आज अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब गुणनखंड जो भी हम लोग के मिलते हैं क्या होता है? वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, वो किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। हमेशा उनका गुणनफल क्या होता है? सेम ही होता है। जैसे हम लोग अगर लिखना चाहें 2 × 3 लिखें, इसका वैल्यू कितना मिलेगा हम लोग को? 6। या तो 3 × 2 लिखें, यानी 3 × 2 लिख दें, इसका भी वैल्यू कितना मिलेगा? 6। यानी हम लोग किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। समझ में? अब इसे समझते हैं। जैसे आपको 12 दे दिया, ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, कैसे इसका गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता होगा 12 का गुणनखंड कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। इसे हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 3 कैसे लिख लेंगे? 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 × 3। इस तरह अगर आपको दे दिया जाए 18 का, क्या करना है? 18 का हम लोग का गुणनखंड करना है। तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? तो इधर 18 लिखते हैं और इसे लिखते हैं 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। अब इसका गुणनखंड 18 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3 कितना मिलेगा हम लोग को? 18। समझ में आया? इस तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे 51 का, ठीक है ना। ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? तो हम दो लोग देखते हैं। सबसे पहले इकाई अंक क्या है इसका, यानी लास्ट डिजिट इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 1 है, यानी ये क्या है? समय की विषम। विषम संख्या 2 से नहीं कटती है। अगर जिनका लास्ट डिजिट अंतिम अंक अगर सम हो तो वही संख्या 2 से कटेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 3 से। 3 से कटने वाली संख्या कैसे चेक करते हैं? अगर इन संख्या का सम, यानी 51 दिया है, इसका सम करेंगे 5 + 1, इसका सम कितना मिला है? 6। यानी संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कटता है, कितने बार कट जाएगा? 3 से कटेगा, 3 दूना को 6, यानी 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। यानी 51 को हम बता सकते हैं 3 से कटने वाली। देखते हैं कैसे। 3 एकम 3 और कितना बचेगा? 2, 3 × 7
21। कितना हो जाएगा? 3 7 21। और अब 17 किससे कटेगा? खुद से कट जाएगा, 17 एकम 17। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 51 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 17। कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 17। तो आशा करता हूं कि आप लोग को गुणनखंड कैसे किया जाता है आपको समझ में आ गया। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह। अब देखते हैं हम लोग कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से ही होश होगा तो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक और स्वयं से कटे उसे क्या बोल सकते हैं? अभाज्य संख्या। गुणनखंडों की संख्या, यानी उसमें गुणनखंड की संख्या कितनी होती है? कम से कम 2 होनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 5, यानी 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। किसी और संख्या से कट सकता है? नो। इसका मतलब क्या? एक प्राइम नंबर। इस तरह से बात कर लें हम लोग 3 की। 3 क्या किसी और संख्या से कट सकता है 1 और 3 के अलावा? नो सर, ये भी क्या? एक अभाज्य संख्या। इस तरह बात करते हैं 2 की। क्या 2 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से कट सकता है? नहीं, ये भी क्या? एक प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 1 की। अब बताओ 1 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो। ठीक है। ये अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है, समझ में आया? इसे हम लोग देख लेंगे आने वाले लेक्चर में। फिर इसके बाद से देखते हैं 9। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, यानी ये संख्या 1 से भी कटेगा, इसका गुणनखंड 1 छिपा ही रहता है। 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, यानी क्या हो गया है? अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? इस तरह से बात कर ले हम लोग 81 की। 81 किससे कटेगा? अंत में क्या दे दे रहा है? ये 1 दे दे रहा है, यानी 2 से कटेगा नहीं। 3 से देखते हैं, 8 1 9, 9 3 से कटेगा, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आया? तो क्या होगी संख्या? भाज्य संख्या। या भाज्य संख्या नहीं है। इस तरह बात करते हैं 83। 83 क्या है? अगर आप लोग इसे देखोगे ध्यान से तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या। इस तरह से 87 की बात करेंगे तो 7 7 14 15, यानी इसका सम कितना? 15 आ रहा है। ये संख्या क्या जाएगी? 3 से कट जाएगी, यानी 3 से कट जाएगी तो क्या हुआ है? अभाज्य संख्या नहीं हुई। अब बात करते हैं 89। जब 89 को आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा? 3 से भी नहीं कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। ये क्या हो जाएगा? अभाज्य। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, उसे क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। इसका कम से कम गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम पूछ लेता है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसके गुणनखंडों की संख्या 3 होनी चाहिए, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है, यानी एक और स्वयं तो 2 हो गए और अन्य संख्या क्या होगी? 3, यानी कम से कम गुणनखंड कितने होने चाहिए? इसके 3 होने चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? अब बताओ, इसमें तो लिख दिया गया है, क्या होती है? 4। क्यों होता है इसे भी देखते हैं। अगर बात करें हम लोग 2 की, तो 2 किससे कटेगा? 1 और स्वयं से कटेगा, 1 और 2 से ही कटेगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो अभाज्य संख्या। अगर इस तरह से बात करते हैं 3 की, 3 किससे कटेगा? 1 और 3 से कटेगा, ये भी क्या हुआ? अभाज्य संख्या। ऐसे ही बात करते हैं 4 की, तो भाज्य संख्या नहीं है। 4 की बात करते हैं, 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और किससे कट सकता है? 2 से कट सकता है। यानी इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। यानी ये 3 संख्याओं से कट गया, इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है। समझ में आया? इस तरह से बात करते हैं 5। 5 1 और स्वयं से कटेगा, यानी ये क्या हुआ? ये क्या हो गया?
अभाज्य संख्या। इस तरह से 6 की बात करते हैं। 6 किससे कट सकता है? किससे कट सकता है? 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो क्या हो गया हम लोग का? भाज्य संख्या। समझ में? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इस तरह से अगर बात कर लेते हैं हम लोग 56 की, तो 2 से भी कट सकता है। समझ में? जब ये 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये संख्या ये भी भाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह से 55 कर लेते हैं। ये किससे? 5 से कट सकता है, 11 से कट सकता है। ये भी क्या है हम लोग का? क्या हो गया? भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरह से आप लोग बताइए कि क्या 101 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। बताइए क्या 101 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? ठीक है, अब देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बहुत लोगों को पता होगा 2। जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है तो एक तो ऑब्वियस सी बात है कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह। इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि। संख्याओं का जो भाज्य संख्या दी हुई है उनका गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? इसमें हम लोग समझते हैं, जैसे आपको दे दिया 144। अब इसका इकाई अंक क्या दिया है? 4, यानी सम संख्या है। जब सम संख्या है तो क्या होगा? 2 से कटेगी। अच्छा, सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या है जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। अगर दूसरी भाषा में देखें तो जिसका हम लोग का शेष रिमाइंडर 0 आता है वो सम संख्या है, जिसका रिमाइंडर 1 आता है वो क्या होगी? विषम संख्या। अब इसको 2 से कटाते हैं, क्या हो जाएगा? 2 7 14, 2 दूना को 4। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या गया 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर किससे कट जाएगा? 2 से, 2 9 18। फिर किससे कटेगा? विषम संख्या आ गई तो 3 से कटा लेते हैं, 3 3 9 और 3 एकम 3। यानी इसको हम लोग भाज्य संख्या, क्या 144 किसी अन्य संख्या से कट जा रही है? कट जा रही है, इसलिए क्या? भाज्य संख्या। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या के गुणनफल में। तो देखते हैं 144 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 गुणे 2 गुणे। इधर से देख लेते हैं, अगर गलत होता है आप लोग का, अगर ऐसे होता है तो यहाँ पे जोड़ा बना के आप लोग चेक कर लिया करो कि कितनी संख्याएं हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना? इस तरह से करने से आपकी कोई भी संख्या मिस नहीं होगी, छूटेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो, कर सकते हो। अभी इसको हम लोग देखते हैं, इसके अंदर आता है कि अगर संख्या दिया हुआ है तो एक आप लोगों में मेथड क्या है? ट्री मेथड। क्या यूज किया है? ट्री मेथड। समझ में आ रहा है? यानी ब्रिज, ठीक ना? परे में ब्रिज मेथड। उसके अंदर क्या देखते हैं हम लोग कि अगर यही संख्या दिया है तो इसको कैसे हम लोग गुणनखंड किया जाता है। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग, या कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 50 ले लेते हैं। तो 50 को ऐसे डब्बे में इसको बंद कीजिए। और ये किससे कट सकता है? 2 से कटेगा, जिससे कटेगा इधर लिखिए, और इसके नीचे क्या लिखिए? जो कट गया उसका मान लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 25। अब ये किससे कट जाएगा? 5 से, इधर लिखिए, और इसके नीचे क्या आ गया? 5। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इधर 5। अब ये किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा किससे? 5 से। समझ में आ रहा है? किससे कट जाएगा? 5 से। यहाँ पे क्या बच जाएगा अंत में? जब तक 1 ना आ जाए तब तक क्या करना हम लोग को? ऐसे गुणनखंड करते रहना है। समझ में आया? अब इसको, इसी को क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, एक ब्रांच की तरफ बढ़ रहा है, शाखा की तरह, इसको क्या बोलते हैं? ट्री मेथड, यानी ब्रिज मेथड बोलते हैं। समझ में आया? अब इसको 50 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर? तो 50 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 × 5 × 5। समझ में आया? समझ में आप लोग को? 2 × 5 × 5। कोई दिक्कत? नो? ओके, गुड। अब इसका हम लोग कुछ सवाल देख लेंगे, इस पे ट्री मेथड पे कैसे सवाल आते हैं। जनरली आपके बोर्ड में उतना सवाल नहीं आएंगे, लेकिन कभी कंपटीशन में अगर आप 10th लेवल पे दे रहे हो तो उसमें पूछ लेता है। इसमें कोई बॉक्स खाली दे देगा, पूछ लेगा उसका मान क्या होगा, तो उसे हम लोग सवाल में देख लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। संख्या दे दिया 12 और 18। इस संख्या का क्या निकालना है आपको? लसौ और क्या निकालना है? मसौ। ठीक है, लसौ और मसौ। लसौ को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तन। मसौ क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? LCM। इसको क्या बोलते हैं? LCM।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लॉसोमोस की जगह पे एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग अब से यूज कर लेंगे, ठीक ना। तो 12 और 18 का क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका हम लोग गुणखंड करते हैं। इसका किससे देखेंगे, गुणखंड विधि। तो यहाँ देखते हैं 12 का गुणखंड क्या हो जाएगा, अगर आप इधर कटाना चाहते हो 12 को तो कटा लीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। और इसी तरह से किसका ले लिख लेंगे हम लोग, 18 कैसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 18। इसका क्या हो सकता है, 2 9 18, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। समझ में आया? इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। समझ में आया? कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसकी बात करते हैं एचसीएफ। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ। समझ में आया? एचसीएफ की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, इसके अंदर देखते हैं किसका जोड़ा मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए हम लोग का किसका पेयर बन रहा है, जो कॉमन होते हैं जो पेयर बनता है उसको एक बार लिखा जाता है। इसमें 3 का पेयर बन जा रहा है, तो इसको हम लोग मिला लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले 3 का पेयर बन जा रहा है और ये दोनों छूट जा रहे हैं। तो इसमें एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो पेयर होता है उसको लिखते हैं। इसमें से 2 1 लिख लेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से 3 लिख लेंगे। तो कितना हो गया इसका एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। एचसीएफ का मान कितना आ गया, 6। इस तरह से बात करते हैं एलसीएम की। किसकी बात करेंगे, एलसीएम की। इसको कैसे लिखते हैं, जो जोड़ा है उसको एक एक बार लिखते हैं, जो जोड़ा नहीं है उसे भी लिख देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 2 इसका जोड़ा का 1 हो गया 2 गुणे इस 2 को भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे इस 3 को भी लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे इस वाले जोड़े वाले 3 को भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। यानी इसका हम लोग गुणा करें 2 को 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, कितना आ गया 36। तो कितना आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 36 यानी 36। अब जब यहाँ पे देख रहे हैं तो आप लोगों को इसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है आपका 12 का गुणखंड क्या देखे आप लोग, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 2 गुणे 3। इसी तरह से अगर दिया है आपको 18 तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणे 3 की पावर 2। यानी 1 पावर तो उसे लिखते नहीं है हम लोग। समझ में आया? अगर इस केस में अगर पावर लिख के अगर एचसीएफ की बात किया जा रहा है, अगर पावर लिख के हम लोग का पावर कैसे लिखते हैं इसे भी बता देंगे, एचसीएफ की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, जो जिसमें कम से कम पावर होगा उसी को हम लोग लेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। कम से कम पावर किसका है, 2 की पावर 1। तो कम से कम वाला पावर लेंगे, 2 की पावर 1 हो गया गुणे इसमें 3 लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। इसमें भी कम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो गया। कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी 2 तिहाई 6 आ जाएगा। इस तरह से अगर बात करें हम लोग एलसीएम की, एलसीएम की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जिसका जितना अधिक पावर होता है उसी संख्या को लेते हैं, कम वाले को नहीं लेते हैं। तभी इसमें बात कर, कलम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अगर इसमें बात करें हम लोग, ठीक ना, ये 2 की पावर 2 दिया है, इसमें 2 की पावर 1 दिया है, तो अधिकतम कौन है, 2 की पावर 2। समझ में आया, गुणे इसमें 3 की पावर 1 दिया है, इसमें 3 की पावर 2 दिया है, अधिकतम कौन है, 3 की पावर 2, ये ले लेंगे। और इसका क्या करेंगे, गुणा करें, 2 दूना को 4 गुणे 3 तिहाई 9 और क्या हो जाएगा 9 चौको 36। यानी एलसीएम क्या मिल गया हम लोग को 36 और एचसीएफ कितना मिल गया 6। समझ में आ रहा है? तो ऐसे घात का भी प्रयोग करके हम लोग कर लेते हैं। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और इस तरह से डिटेल में करा दूंगा। अगर जिनको नहीं आता है कि कैसे हम लोग घात की पावर लिखते हैं तो इधर देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझा दे रहा हूँ घात पे लिखने के लिए। अगर यहाँ पे कोई संख्या अगर a की पावर अगर 1 देता है गुणे a की पावर अगर 3 दे देता है, समझ में आ रहा है? यानी जब इसका ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, घात, नीचे वाले को आधार। जब इसका आधार ये समान हो तो क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाते हैं। यानी a की पावर क्या हो जाएंगी 1 धन 3, कितना हो जाएगा a की पावर 4। समझ में आया? इसी तरह से अगर यहाँ पे 9 की पावर अगर मान लेते हैं, a क्या है यहाँ पे इंटीजर कोई है, या 9 की पावर 3 गुणे 9 की पावर अगर 5 मान लेते हैं, तो इसका भी आधार क्या हो गया 9 और 9, घात क्या हुआ 3 और 5 है ना, तो इसको आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यानी 9 की पावर कितनी हो जाएगा 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 9 की घात कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है? इस तरह से घात को हम लोग जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत
नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग समझ गए गुणनखंड विधि से निकालने का, गुणे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या होती है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होती है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। समझ में आ रहा है? इस रिलेशन को आपको याद करना है। क्या करना है? इस रिलेशन को याद कर लेना है, यानी लसो गुणे मसो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब मान लेते हैं इसमें कि हम लोग की, दूसरे पेन से लिख लेता हूं, मान लेते हैं हम लोग की दूसरी संख्या जो क्या हमको बी हो गई और पहली संख्या क्या हो गई हम लोग की ए हो गई। ये दोनों कितने क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए गुणे बी, यानी दो संख्या का गुणनफल आपस में क्या हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या मिल रहा है आप लोग को? इसमें क्या मिल रहा है? तो आप लोग को यहाँ पे चार चीजें मिले, एलसीएम, एचसीएफ, ए और बी मिल रही है। यानी इसमें से किसी तीन संख्या अगर आपको दी हुई है तो चौथी संख्या निकाल सकते हो। ये आसान बात है ना। अब क्या आपको दिया है? दो संख्या है, ठीक ना। यानी a इक्वल टू कितना दे दिया? 26, b इक्वल टू कितना दे दिया आपको? 91, ठीक ना। और इसका HCF, ठीक ना। HCF वैसे कितना निकल जाएगा? यहाँ से निकालेंगे तो ये दोनों में कॉमन 13 मिल रहा है, यानी HCF कितना मिल जाएगा हम लोग का? 13 दे दे रहा है। समझ में आया? तो अगर पूछ दे कि इसका एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं। तो क्या अप्लाई करेंगे? एलसीएम गुणे क्या करेंगे? HCF। समझ में आया? गुणे क्या हो जाएगा? ए गुणे बी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऐसे छोड़ देंगे। एचसीएफ कितना दे रहा है? 13 गुणे ए का मान कितना दिया है? 26 गुणे बी का मान कितना दे दिया है? 91। समझ में आया? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 26 इंटू 91, यानी 26 गुणे 91 बटे में 13, और इस 13 से कटाएंगे 13 दूना को 26, और 91 दूना कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी 182। समझ में आया? तो इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? 182। इसको आप डब्बे में बंद कर लो, आपका खाना तैयार है। समझ में आया? ऐसे ही